नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। कोरोना वायरस को लेकर जब हर रोज हम ये देखते हैं कि इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों का नंबर लगातार बढ़ रहा है, जब रोज देखते हैं कि दिल्ली में रिकॉर्ड नंबर नए केसेस आ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 660 नए केसेस आए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 1751 नए केसेस आए। यानी इससे पहले मुंबई में एक दिन में इतनी ज्यादा केस कभी नहीं आए थे। मरने वालों की संख्या पहले दिनों के मुकाबले ज्यादा है। मुंबई में 24 घंटों में 27 मौत के साथ अब तक 909 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 275 नए केसेस आए हैं और यहां 26 लोगों की मौत की खबर आई। तो फिर कई सवाल खड़े होते हैं, कई सवाल पूछे जाते हैं। इतने दिन लॉकडाउन से हमें क्या फायदा हुआ? इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं टेस्टिंग कम होती है और असल में इन्फेक्टेड लोग तो और भी ज्यादा हों और सरकारी फिगर कम है? सवाल यह भी है कि हम कोरोना के बढ़ते नंबर्स पर कब काबू पा सकेंगे? यह ग्राफ कब तक ऐसे ही बढ़ेगा और यह ग्राफ कब फ्लैट होगा? क्या लॉकडाउन में छूट देने से, पाबंदियां हटाने से खतरा बढ़ गया है? सवाल यह भी है कि कोरोना से पीछा कब छूटेगा, यह कब पीक पर पहुंचेगा? इस वायरस का इलाज कब मिलेगा? कोरोना की वैक्सीन कब तक तैयार होगी? आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब बड़े साफ साफ लफ्जों में बताऊंगा। कई ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको और कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला सवाल तो है कि लॉकडाउन से इतने दिन बंद रहने से क्या फायदा हुआ? इसके बारे में मैंने इन डेप्थ स्टडी की, सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों से बात की, बड़े बड़े डॉक्टर से और साइंटिस्ट से बात की और विदेशों में रहने वाले कुछ एक्सपर्ट से भी यह बात समझने की कोशिश की कि आखिर लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ। दुनिया के दूसरे तमाम मुल्कों से जो डेटा मिला और कोरोना के मरीजों की संख्या के जो ट्रेंड मिला, जब उसको एनालाइज किया, स्पेशलिस्ट की बातें सुनी, तो 2-3 बातें बिल्कुल साफ हुई जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। पहली बात तो यह कि अगर देश में 25 मार्च से लॉकडाउन न होता तो आज देश में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 24.5 लाख होती। इसको फिर से सुनिए, अगर देश में 25 मार्च से लॉकडाउन न होता तो आज देश में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 24.5 लाख होती। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम से कम 72,000 पहुंच गया होता। इसका मतलब यह हुआ कि लॉकडाउन की वजह से 23 लाख लोग कोरोना के इन्फेक्शन से बचे। लॉकडाउन के कारण कम से कम 68,000 लोग की जिंदगी बची। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का दावा तो यह है कि लॉकडाउन की कैसे बची कम से कम 78,000 लोग की जिंदगी। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मॉडल पर यकीन करें तो उसके हिसाब से तो भारत में वक्त पर लॉकडाउन होने के कारण 1.25 लाख से लेकर 2,10,000 तक लोगों की जान बचाई गई। अगर लॉकडाउन न होता तो भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या इस रिपोर्ट के मुताबिक 70 लाख तक हो सकती थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनकी स्टडी क्या कहती है यह भी हमने देखा। इसके मुताबिक लॉकडाउन के कारण 20 लाख लोगों को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाया गया। अगर लॉकडाउन न होता तो इस वक्त तक कोरोना से 58,000 लोग जान गंवा चुके होते। यानी लॉकडाउन के कारण 54,000 लोगों की जान बची। असल में इस वक्त पैनिक इसलिए है क्योंकि हर रोज 5 से 6,000 तक नए केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस वक्त देश में लॉकडाउन हुआ था, शुरुआत हुई थी, उस वक्त कोरोना के मरीजों की संख्या 3.4 दिन में दुगनी हो रही थी। डबलिंग रेट 3.4 दिन था। लॉकडाउन के कारण अब यह डबलिंग रेट 13.3 दिन तक पहुंच गया है। यह बड़ी बात है। और दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश में कोरोना के 80% से ज्यादा मामले सिर्फ 5 राज्यों में हैं। इस पर ध्यान दीजिए। हमारे यहां कोरोना में 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा केसेस हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु
और मध्य प्रदेश। अब मैं और ज्यादा स्पेसिफिक आपको बताता हूं, कोरोना को हम 5-6 बड़े शहरों तक रोकने में कामयाब रहे। 5-6 बड़े शहर कौन से हैं? मुंबई, ठाणे, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और इंदौर। अगर गौर से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो देश के 50% से ज्यादा कोरोना के मरीज इन 5 शहरों में हैं। इसलिए यह बात तो साफ है कि फायदा तो हुआ। आप लोगों ने जो लॉकडाउन रखा, जो घरों में बंद रहे, उसका लाभ तो हुआ। कोरोना के ज्यादातर केसेस इन 5 शहरों के कुछ इलाकों तक कन्फाइंड हो गए। अब एक आशंका आपके मन में हो सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में टेस्टिंग कम हुई, कम लोगों को टेस्ट किया गया, इसलिए मरीजों की संख्या जो दिखती है वो कम है, असलियत में केसेस लाखों में होगी। सरकारी फिगर्स अलग है, असलियत क्या है, इसका मैं आपको साफ साफ जवाब देता हूं। यह सिर्फ एक वहम है। पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। आज दोपहर 1 बजे तक हमारे देश में कोरोना के 27,55,714 टेस्ट हुए हैं। इनमें से 18,287 टेस्ट प्राइवेट लैब्स में कराए गए हैं और बाकी सरकारी लैब्स में। अब तक कुल जो लोग पॉजिटिव लोग मिले, उनको देखते हुए टेस्ट का यह आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। अब तक सबसे ज्यादा टेस्ट अगर पूरी दुनिया में देखें तो अमेरिका में हुए। अमेरिका में 1,34,79,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं। इनमें से 16 लाख से ज्यादा पॉजिटिव आए। ब्रिटेन ने 81 लाख लोगों का टेस्ट किया, इनमें से 3.25 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मिले। स्पेन ने 30 लाख टेस्ट किए, 2,80,000 पॉजिटिव मिले। ब्रिटेन ने भी 30,000 टेस्ट किए, वहां 2.5 लाख पॉजिटिव केसेस मिले। और हमारे यहां दूसरे देशों के मुकाबले कम कोरोना टेस्ट नहीं हुए और दूसरे देशों में टेस्ट पॉजिटिव आने का रेट हमसे डबल से भी ज्यादा है। अब बड़ा सवाल यह है कि फिर मरीजों की संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है? हर रोज क्यों ये 5-5 हजार का नंबर आता है? और इसका ग्राफ कब काबू में आएगा, कैसे काबू में आएगा? ये ग्राफ फ्लैट कब होगा, नीचे कब जाएगा? इन सवालों के जवाब हमें उन शहरों का हाल देखकर मिलेंगे जिनमें मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिन 5 शहरों का जिक्र मैंने किया। हमारे देश के जिन शहरों में वायरस का तेजी से आउटब्रेक हुआ, उनमें सबसे पहला नंबर मुंबई का है। मुंबई में इस वक्त 27,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। देश के 20% से ज्यादा केसेस अकेले मुंबई में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन इनमें से बहुत बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, पूरे राज्य में 1500 और अकेले इनमें से मुंबई में 900 लोगों की मौत हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में हालात कितने खराब हैं। कंपैरिजन करके ही पता चलता है। मुंबई में हालत यह है कि यहां रोजाना 1,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं और हर दिन कभी 25 तो कभी 25 से 45 लोगों की मौत हो रही है। पिछले 7 दिन में यह फिगर 50 से 60 तक भी पहुंचा। तो मुंबई में इस तरह का हाल क्यों हुआ? क्या कारण है? कमी कहां रही? जब यह समझने की कोशिश की तो 1-2 बातें साफ हुई। पहली तो यह कि मुंबई घनी आबादी वाला इलाका है, डेंसिटी बहुत है, झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की संख्या, सोशल डिस्टेंसिंग की कमी, हेल्थ सर्विसेज की परेशानियां जब सामने आई तो हालात बिगड़ने शुरू हुए। और जब कोरोना का वायरस धारावी पहुंचा, और धारावी आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी स्लम है, यहां तो सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक झुग्गी में 10-10 लोग रहते हैं। तो ये वायरस धारावी से होता हुआ गोवंडी, सायान, बीडीडी चौल और कुर्ला तक पहुंच गया। और इसके बाद ये वायरस तो ऐसा है, फैलता है तेजी से। एंटॉप हिल पहुंचा, कांदीवली, जुहू गली, अंधेरी, कोलीवाड़ा और जीजा माता नगर जैसे इलाकों में कोरोना तेजी से फैला और ये सारे के सारे इलाके मुंबई के हॉटस्पॉट बन गए।
दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी। यहां पर अब तक 1500 से ज्यादा केसेस डिटेक्ट हुए हैं। छोटे छोटे घर हैं, वायरस वहां घुस गया है। सरकार का दावा है कि न तो हॉस्पिटल्स की कमी है, न बेड्स की कमी है, न दवाओं की कमी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मौत का ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पेशेंट देर से हॉस्पिटल आते हैं, पहले रिपोर्ट नहीं करते। जब हालत खराब हो जाती है तब मरीजों को बचाना मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल यह है कि जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है कि वार्ड में लाश पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है, मरीज रोड पर पड़े, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, तब लोगों में डर पैदा होता है, सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा होता है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जो आज सामने आया। एक वीडियो में दावा किया गया कि मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली इलाके में एक शख्स कोरोना का शिकार हुआ। उसने प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाया था, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हॉस्पिटल पर फोन किया, जानकारी दी, नगर निगम के अफसरों को बताया, एम्बुलेंस भेजने के लिए बार बार रिक्वेस्ट की गई, लेकिन इंतजार करते रहे। 16 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। 16 आवर्स, 16 घंटे। तो फिर कोरोना का मरीज मरता क्या न करता। अपनी जान का डर था, वो पैदल ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। लोग उसके आसपास ना आए, इसलिए 2-4 परिचित लोग उसके आसपास घेरा बनाकर चल रहे थे और लोगों को बता रहे हैं कि दूर रहे, ये कोरोना का पेशेंट है। ये तस्वीरें सिस्टम पर सवाल उठाती हैं। इस तरह सड़क पर कोरोना का पेशेंट पैदल चले, आसपास से लोग गुजर रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है। सिस्टम सवाल तो उठेंगे। इस वीडियो की चर्चा हुई तो मैंने हमारे संवाददाता राजीव कुमार सिंह हैं, उनसे कहा कि इसकी सच्चाई पता लगाएं। राजीव ने बताया कि वीडियो जेन्युइन है, सही है। जो शख्स वीडियो में दिख रहा है वो कोरोना का मरीज है, वो खुद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है, तो सिस्टम को समझता है। इसको कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन चूंकि हॉस्पिटल में रहता है, जानता है, इसलिए इसने खुद ही प्राइवेट लैब से अपना कोरोना टेस्ट कराया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इसने दोस्तों को बताया, बीएमसी को फोन किया, हॉस्पिटल को फोन किया, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। आप सोचिए, जो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है, जो सिस्टम को समझता है, उसको भी एम्बुलेंस नहीं मिली। लेकिन वो अलर्ट था, उसने पास पड़ोस के लोगों को कहा और उनके साथ खुद ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। वीडियो में दिख रहे इस शख्स ने बताया कि यह वीडियो बुधवार का है। वो खुद अपने दोस्त को लेकर पैदल हॉस्पिटल गया था। इस लड़के के दोस्त ने बताया कि कोरोना का मरीज जब हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां भी एडमिट होने के लिए उसे कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा। सुबह 8 बजे उसको लैब में से फोन आया कि आपका रिपोर्ट, जो कोरोना रिपोर्ट है, पॉजिटिव आया है। तो उसने फिर शास्त्री नगर हॉस्पिटल में फोन किया और वो मरीज ने कि मेरा रिपोर्ट ऐसा ऐसा पॉजिटिव आया है, आपके उधर रिपोर्ट जमा है, तो मेरे को लेने के लिए आप एम्बुलेंस भेजो। तो 8 बजे उसको फ़ोन करने के बाद जो डॉक्टर था फ़ोन के ऊपर, उन्होंने, लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि हम लोग 9 बजे तक आपको एम्बुलेंस भेजते हो, आप उधर ही रुको, घर पे ही रुको। 9 बजे एम्बुलेंस आई नहीं। उसके बाद 10 बजे वो मरीज ने दोबारा फ़ोन किया डॉक्टर को और कहा कि अभी 10 बजे अभी तक एम्बुलेंस आए नहीं, बिल्डिंग के लोग मुझे बिल्डिंग में रख नहीं रहे हैं और मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, आप नीचे आओ, घर के बिल्डिंग के नीचे आओ, हम लोग एम्बुलेंस भेजते हैं। वो भेजने के बाद दोबारा फ़ोन किया तो बोला हमारे पास एम्बुलेंस अब उपलब्ध नहीं है, आप चल के आ सकते हो तो आ जाओ। उस टाइम में वो मरीज ने, जो कोरोना पीड़ित व्यक्ति थे, उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ऐसा ऐसा हो गया वाला था कि हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन आया था और आपको हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं, आप पैदल आ सकते हो क्या। तो मैंने कहा हम आ जाते। 5-6 दोस्त लोग ने रास्ते में से पैदल जाते समय उसको रिकवर किया, 15 फुट डिस्टेंस में से उसको कवरिंग किया, क्योंकि रास्ते में वो चक्कर आके गिर ना जाए और रास्ते में गिरने के बाद किसी को स्पर्श करने से उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और ऐसे तरफ से हमने उसको कवरिंग करके शास्त्री नगर हॉस्पिटल में 12 बजे जमा किया। मैं तो हैरान हूं, मुंबई शहर में कोरोना के पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिलेगी और डॉक्टर कहेंगे आप पैदल आ जाओ। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की बातें, इस तरह के केस सरकार के इंतजामात पर सवाल लगाते हैं। और ये
वीडियो, ये केस मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि वो पता चले कि कैसे लोगों के मन में सरकार के प्रति अविश्वास है, क्यों मुंबई की हालत इतनी खराब है। हमारे संवाददाता राजू कुमार सिंह कल्याण डोंबिवली के म्युनिसिपल कमिश्नर से बात करने के लिए गए। शुरू में तो वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं हुए, लेकिन बाद में कमिश्नर साहब सामने आए और कहा कि मरीज ने बड़ी गलती की, हॉस्पिटल पैदल नहीं आना चाहिए था, पैदल चलने की जरूरत क्या थी, हम तो इंतजाम कर ही रहे थे, थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। तो वो पॉजिटिव पेशेंट है और उनको एम्बुलेंस न मिलने के कारण वो घर से चल के आए, ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। इसकी मैंने जांच करने को बोला है। वास्तविक में हमारे हॉस्पिटल्स के लिए हमने 33 एम्बुलेंसेस रिक्वेशन करके आरटीओ से रिक्वेशन करके रखी है और एक एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम भी हमने डेवलप की है, जिसके तहत जो सबसे पास में एम्बुलेंस जैसे ओला उबर जैसा होता है, जो सबसे पास में होती है, उसको हम तुरंत बुला के पेशेंट के लिए उपलब्ध करके देते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी हमारे हैं। मुझे इस प्रकरण से ये जो इसमें एम्बुलेंस न मिलने के कारण उनको जो दिक्कत हुई है उसकी हम जांच कर रहे हैं। ये जो नागरिक है, ये एक बम्बई के कोई बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। वास्तविक में उन्होंने घर में रुक के एम्बुलेंस के लिए रुकना चाहिए था, चल के नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। हालांकि अभी वो जैसे हॉस्पिटल में पहुंचे, उनको एम्बुलेंस उपलब्ध करके टाटा अमंत्रा जो हमारी फैसिलिटी है, कोविड केयर फैसिलिटी, कोविड केयर सेंटर है, वहाँ पे उनको एडमिट किया हुआ है। वाह कमिश्नर साहब, आपके अंदाज के बारे में क्या कहूँ। 16 घंटे पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिली, सोसाइटी के लोग उससे घर में नहीं रहने देते, आप कह रहे कि वो हॉस्पिटल ना जाए तो क्या करे। कमिश्नर साहब का जो अंदाज है, जो रवैया है, यही सरकारी सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है। सरकार ने सारे इंतजाम किए हैं, सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन जिन लोगों को इस सिस्टम को चलाना है, जिन्हें रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करना है, अगर वो चुस्त नहीं है, और ये सवाल एम्बुलेंस का है, इसलिए हमने पता करने की कोशिश की क्या वाकई में मुंबई में, ठाणे में, कल्याण डोंबिवली में एम्बुलेंसेस की कमी है। पता चला कमी तो है। हमारे संवाददाता पारस कोठारी ने इस मामले की जांच की। उन्होंने बताया कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ एम्बुलेंस की मांग तो बढ़ी है। मुंबई शहर में करीब 3000 एम्बुलेंसेस चलती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर एम्बुलेंस प्राइवेट ऑपरेटर्स की हैं और बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स अपनी एम्बुलेंस सर्विस को बंद करके बैठे हैं। इनका कहना है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर और हेल्पर नहीं मिलते, ये लोग डरते हैं क्योंकि एम्बुलेंस चलाएंगे तो उन्हें कोरोना के पेशेंट को ले जाना पड़ेगा, और इनका कहना है कि सरकार ने इन लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किए, इसलिए ये लोग कोरोना के पेशेंट्स को लेकर नहीं जाना चाहते। लेकिन हम लोग को कुछ अभी सेफ्टी कुछ भी नहीं है, अभी तक सैनिटाइजर नहीं है, एंग्लोज नहीं है या किट भी नहीं है। इधर हम लोग को धारावी से दिन में कम से 20-25 कॉल आता है कि यहाँ से कोविड का पेशेंट 7 हिल लेके जाने का है, नायर जाने का, कस्तूरबा जाने का, साइन जाने का है, लेकिन हम लोग को सुविधा नहीं होने के बाद हम लोग के कॉल पिकअप नहीं कर रहे। फिलहाल तो हम लोग को ऑक्सीजन का कॉल तो नहीं ले रहे यहाँ पे। ऑक्सीजन दिन में 10-12 कॉल आ रहे हैं, कार्डियक ऑक्सीजन का कॉल आ रहे हैं, कार्डियक गाड़ी चाहिए उसको। बाद में डेड बॉडी को कॉल आ रहा है, डेड बॉडी का बीएमसी में वेटिंग पे गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी वाला उठा नहीं सकता, उसको किट भी नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, एंग्लोज, कुछ भी सेफ्टी नहीं है। मेन बात, हम लोग को कुछ हो गया तो हम लोग के घर वाले को कौन देखेगा। अभी मेरे साथ इसमें कम से कम 10-15 लोग अभी लड़के लोग हैं मेरे साथ में, उन लोग को भी देखना पड़ेगा मेरे को। अभी सेफ्टी तो हम लोग को कुछ भी नहीं है। कोरोना के लिए दिन में कम से कम 25 कॉल आते हैं हम लोग को। 25 में से मुश्किल से हम लोग जो नॉर्मल रहेगा, चलने वाला रहेगा, तो ही हम लोग कॉल कर रहे हैं। उठाने वाला हम लोग कॉल नहीं, उठाने का तो हम लोग को भी इन्फेक्शन हो सकता है उससे। सोसाइटी के लोग मरीज से कहते हैं घर में मत रहो, डॉक्टर कहते हैं पैदल आ जाओ, कमिश्नर साहब कहते हैं पैदल क्यों गए, एम्बुलेंस भेज रहे थे, एम्बुलेंस वाले कहते हैं कि हमारे पास हेल्पर नहीं है, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, हमें डर है, हम कोरोना के मरीज को नहीं ले जाएंगे। अब हम मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर के पास पहुंचे, उनसे पूछा इस मुश्किल वक्त में इस तरह की दिक्कतें तो हालात को और खराब कर देंगी। किशोरी पेडनेकर ने कहा कोई कमी नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम है, प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को मदद भी कर रहे हैं, उन्हें मास्क दिए गए हैं, सैनिटाइजर दिए गए हैं, वो आकर सेफ्टी किट लेने के बजाय दूर खड़े होकर सिस्टम को कोस रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा।
सब दिन की मीटिंग ली तो सब है हमारे पास। अभी सबको हमने इशू भी किए है कि आपको पीपी किट 8-10 आपके उसमें रखे जाएंगे, आप करो करके। हर एम्बुलेंस में डेली के लिए 3 या 4 पीपी किट दिया जाएगा। मीन्स एक पीपी किट 6 घंटा चलता है, 6 या 8 घंटा। सेकंड का है जैसा अपना ड्यूटी है उस तरीके से 2 पीपी किट उसमें दिया। मांगने को ये नहीं आ रहे, भाग रहे हैं, तो बात करना चाहिए ना। हमारे पास उतना है, आप मांगेंगे तो देंगे ना। हम लोगों ने पूरा फोकस किए है। अभी हर वार्ड में एम्बुलेंस, बीएसटी का एम्बुलेंस, सबका प्रावधान है। मुंबई की मेयर की बात सही है, किट्स तो हैं, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स ये किट्स लेने नहीं आए, वो डरते हैं। वो कहते हैं हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार वालों को कौन देखेगा। उनमें जो कोरोना वॉरियर्स की जो ज़ील होनी चाहिए उसकी कहीं कमी दिखाई थी। सरकार की तरफ से तैयारियों की कमी नहीं है। सरकार को इस बात का अंदाजा है कि एम्बुलेंसेस की कमी पड़ सकती है, इसलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने बेस्ट ही सैकड़ों बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर लिया है। अगर कोरोना के मरीजों की संख्या और बढ़ी तो सरकार एम्बुलेंस के तौर पर इन बसेस का इस्तेमाल करेगी। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर इमरजेंसी सिचुएशन के वक्त तक सब जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक दूसरे पर यकीन नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास की जरूरत है। प्राइवेट एम्बुलेंस वाले, प्राइवेट डॉक्टर्स को सरकार पर भरोसा नहीं है और सरकार को उन पर भरोसा नहीं है। अगर इस वक्त प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर्स घर बैठ जाएंगे तो मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने में बहुत दिक्कत होगी। अगर सरकार ये सोचकर बैठी रहेगी कि एम्बुलेंस वाले सरकार से आकर बात नहीं करते, सेफ्टी किट नहीं मांगते, तो वो क्या करें, ये रुख भी ठीक नहीं है। सब कुछ होते हुए भी लोग अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं, इसलिए नुकसान हो रहा है। अगर मरीज खुद पैदल चलकर हॉस्पिटल जाएंगे तो पूरे रास्ते में कोरोना का वायरस फैलने का डर है, आम लोग इसका शिकार हो सकते हैं। मेरी जो जानकारी है, मुंबई में न तो हॉस्पिटल्स की कमी है न बेड्स की कमी है। कोरोना के मरीजों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ने बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनसे कहा गया है कि 80% बेड्स आप कोरोना पेशेंट के लिए रिजर्व करके रखें। खतरा बड़ा है, तैयारियां पूरी हैं। 2 स्टेडियम्स में भी 5-5 हजार बेड्स का इंतजाम है। एक 10,000 बेड का नया मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना लिया गया है। दवाओं की कमी नहीं है। डॉक्टर्स की कमी लग रही थी तो सरकार ने 25,000 प्राइवेट डॉक्टर जो घर पर बैठे थे उनसे कहा आप ड्यूटी ज्वाइन करें। इस मुश्किल वक्त में मरीजों का इलाज करने का आदेश दिया है। और मुझे यह भी पता चला कि दूसरे राज्यों से आकर मुंबई में काम कर रही कुछ नर्सेज अपने वापस राज्यों में लौटना चाहती हैं। तो मुझे लगा कि महाराष्ट्र सरकार को इस दिक्कत का अंदाजा है, इसके लिए सरकार ने अब करीब 17,000 हेल्थ वर्कर्स को अपॉइंट करने का फैसला किया है। सब कुछ तो हो रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, कमिटमेंट की कमी है। और यह सिर्फ मुंबई में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में, अहमदाबाद में कोरोना के केसेस की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब इसकी क्या वजह है, इसे रोकने के लिए वहां किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 20 सेकेंड का एक स्पॉन्सर्ड मैसेज। मुंबई के बाद अहमदाबाद कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट है। गुजरात में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केसेस हैं, जिनके करीब 10,000 केसेस अकेले अहमदाबाद में हैं। 13,000 में से अहमदाबाद में 10,000 केस, बड़ी फिगर है। सोचिए 10,000 केस तो पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में भी नहीं है। गुजरात में कोरोना से 770 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इनमें से 80% डेथ अहमदाबाद में रिकॉर्ड हुई है। 640 से ज्यादा लोग अहमदाबाद शहर में कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद में हमारे संवाददाता निर्णय कपूर हैं, बहुत अनुभवी हैं, शहर के कोने कोने को जानते हैं। मैंने उनसे बात की।
उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में कोरोना का खतरा अब भी बना हुआ है और ओल्ड सिटी में ये ज्यादा है। अहमदाबाद के साउथ और सेंट्रल जोन के कई इलाके कोरोना के रेड जोन बन चुके हैं। लगातार नए नए केसेस डिटेक्ट होते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी बात भी बताई, ये बताया कि अब कोरोना के मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं। अहमदाबाद में अब तक 3600 से ज्यादा कोरोना के मरीज बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने घर लौट चुके हैं और पिछले 14 दिन में तो इंप्रूवमेंट काफी जबरदस्त हुआ है। बीते 2 हफ्तों में अहमदाबाद में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 140% बढ़ा है। 5 मई तक कोरोना के मरीजों का रिकवरी रेट करीब 16% था, लेकिन 21 मई तक ये 38% हुआ। आज ये जानकारी गुजरात सरकार ने शेयर की। राज्य सरकार ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा हुई और सर्विलांस टीम को भी 318 से बढ़ाकर 616 कर दिया गया था। अहमदाबाद में जो केसेस आना शुरू हुए तो सबसे पहले कारण देखने में आया कि फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री जिन लोगों की थी उनकी वजह से कुछ केसेस शहर में आए, जिन्हें काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया गया। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनकी गल्फ़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी और दूसरे स्टेट से भी आए हुए थे और जो शहर के मध्य भाग में गए हुए थे और उस वजह से मध्य भाग में केसेस आना शुरू हुए अप्रैल की शुरुआत में। और इसके बाद अहमदाबाद में केसेस जो हैं उनका थमने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मध्य भाग का जो इलाका है अहमदाबाद का वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। जमालपुर, खाड़िया, दानी लिमड़ा, बहरामपुरा, दरियापुर जैसे जो वार्ड्स हैं इंटरकनेक्टेड हैं और काफ़ी कंजस्टेड हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिसकी वजह से ये केसेस जो हैं ये तेज़ी से फैलने लगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे फॉलो करवा पाना चाहते हुए भी बड़ा मुश्किल था। और इसमें एक सबसे बड़ा टर्न तब आया जब ये सुपर स्प्रेडर्स में फैलना शुरू हो गए, क्योंकि बहरामपुरा और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे कई सब्जी वाले भी रहते हैं और उसकी वजह से ये शहर के अन्य भागों में फैलना भी शुरू हो गए। जिसके बाद इनफैक्ट 7 दिन के लिए अहमदाबाद में तमाम जो दुकानें हैं प्रोविजन स्टोर्स और सब्जी की वो बंद करवा दी गई थी। सुपर स्प्रेडर्स को कर्टेल करने के लिए उसको भी कर्टेल किया गया है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या दूसरी ये है कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा है अहमदाबाद में, डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो कोमॉर्बिडिटी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और काफ़ी लेट रिपोर्टिंग भी कई केसेस में हुई है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से लगातार एफर्ट किए जा रहे हैं, सर्विलेंस बढ़ा दी गई है, टीम्स जो हैं सर्विलेंस की वो डबल कर दी गई हैं शहर में अर्ली ट्रेसिंग के लिए। अहमदाबाद के बाद एक और शहर है गुजरात का जिसकी चिंता काफी है, ये सूरत है। यहां इन्फेक्शन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लगातार नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं। सरकार वायरस को कंटेन करने की कोशिश में लगी है, लेकिन कुछ जगहों पर हालात बेकाबू उतरे, खासकर जहां पर मजदूर जिन इलाकों में रहते हैं। सूरत में प्रवासी मजदूरों की तादाद काफी ज्यादा है और हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान कई बार मजदूर सड़कों पर निकले, घर जाने की मांग की, कई बार पुलिस से टकराए। लेकिन पुलिस और प्रशासन की प्रायोरिटी है कि मजदूर घर जाएं तो सबकी स्क्रीनिंग हो, कोई बिना स्क्रीनिंग के, बिना टेस्ट के स्पेशल ट्रेन के जरिए अपने घर ना पहुंच जाए, क्योंकि जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो वायरस को अपने साथ ले जाएगा और खतरा बहुत बढ़ जाएगा। अब बड़ी संख्या में सूरत से मजदूरों को ट्रेन में बिठाकर भेजा जा रहा है। इसके बावजूद आज जो तस्वीरें मुझे देखने को मिली उससे बहुत चिंता हुई। बड़ी लापरवाही हो रही है। असल में घर वापस जा रहे मजदूरों को स्पेशल ट्रेन में स्क्रीनिंग के बाद बिठाया जाता है, पूरी जांच करके प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता है, सारे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मुश्किल है कि जिन मजदूरों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया वो स्टेशन से थोड़ी दूर पर रेलवे ट्रैक्स के पास खड़े हो जाते हैं और जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ती है उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, तब ये मजदूर इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। उनकी जान को खतरा होता है तो भी, और कई इसमें कामयाब हो जाते हैं। 3 दिन पहले सूरत के उधना स्टेशन के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने यह वीडियो शूट किया। कुछ मजदूर अब घर जाने के लिए अपनी स्क्रीनिंग और जांच करवाए बगैर ट्रेन में चढ़ रहे थे। हैरानी की बात यह कि इनके रिलेटिव्स खुद इस तरह ट्रेन में सवार होने के लिए उकसाते नजर आए। ट्रेन तक छोड़ने पहुंचे उधना स्टेशन के पास एक कर्व है। अब सब मजदूर जानते हैं इस इलाके के कि इस जगह पर ट्रेन को
कि जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। अब इसी का फायदा मजदूरों ने उठाया, बिना जांच के, बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन इनमें से कितने लोग कोरोना का वायरस साथ लेकर चढ़े कोई नहीं जानता, क्योंकि इन लोगों की तो स्क्रीनिंग हुई नहीं। इन लोगों को ना बुखार ना खांसी किसने टेस्ट किया। इन लोगों की वजह से ट्रेन में सवार कितने लोग कोरोना का इन्फेक्शन हो जाएगा कौन बता सकता है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, रोज का देखते हैं, 2-3 दिन से देख रहे थे कि इधर से लोग ट्रेन, इधर रेलवे फाटक के पास में हम लोग रहते हैं, वो इधर से ट्रेन जाती है तो धीमे हो जाती है थोड़ी, दीवार कूद के लोग अंदर घुस जाते हैं, पटरी के ऊपर चढ़ते, उधर से बैग वैग फेंक के अंदर चढ़ जाते हैं, अंदर वाले लोग भी उनको खींच लेते हैं अंदर। तो हमारा यही मानना था कि किसी को कोई दिक्कत ना आए, कोई पटरी पे कट जाए, इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो निकाल के डाल दिया था। पुलिस आई थी, वो अभी रोज के पुलिस इधर आती है, सुबह शाम में दोनों टाइम खड़े रहते हैं, ट्रेन आती है तब वो उधर ध्यान रखते हैं। वो हमारा यही मतलब था कि ट्रेन में कोई चढ़ जाए जिसको कोरोना वोरोना हो, अभी तो दिक्कत ऐसी चल रही है, दिवसमान अच्छे नहीं है, अभी कैसे दिनमान चल रहे हैं, इसलिए लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो अभी ट्रेन में ना चढ़े, इसलिए हमने ये वीडियो निकाला था। ट्रेन में अच्छे लोग चेक करके जाते हैं, तो कोई कोरोना वाला चढ़ जाए तो पूरी ट्रेन ले लेंगे ना, ऐसा, इसलिए ये वीडियो निकाला था। ये महिला की तारीफ करनी चाहिए, जागरूक है, समझदार है और दूसरों की जान बचाने के लिए इन्होंने ये वीडियो बनाया, उसे अपलोड किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। और अब पुलिस का हाल देखिए, पुलिस को अब लोगों को ट्रेन में चढ़ाने के बाद उन जगहों पर खड़े होकर पहरेदारी करनी पड़ रही है जहां पर ट्रेन धीमी होती है। आज मध्य प्रदेश का जिक्र भी हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो रिपोर्ट आज दी है उसमें मध्य प्रदेश में कोरोना के काफी ज्यादा पेशेंट डिटेक्ट हुए, लेकिन यहां भी इंदौर और भोपाल ये वर्स्ट अफेक्टेड है, सबसे खराब हालत में है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट है, काफी दिन से बना हुआ है। इसका अंदाजा आप इस फिगर से लगा सकते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में 6000 से ज्यादा केसेस हैं तो उनमें से करीब 2900 सिर्फ इंदौर में हैं, यानी पूरे स्टेट के करीब 50% केसेस सिर्फ इंदौर शहर में है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अभी तक 272 लोगों की मौत हुई है, इनमें से अकेले इंदौर में 109 डेथ रिकॉर्ड हुई है। मध्य प्रदेश में इस वक्त 714 कंटेनमेंट जोन है, इनमें से 50% यानी 350 से ज्यादा इंदौर में है। इंदौर में जो सबसे ज्यादा 5 प्रभावित इलाके हैं उनमें मल्हारगंज, नेहरू नगर, चंदन नगर, खजराना इलाके शामिल हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली फिगर्स चेन्नई से आई। चेन्नई में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 10,000 तक पहुंचने वाली है। चेन्नई में आज कोरोना के 569 नए केसेस सामने आए और इसके साथ ही शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या 9,364 हो गई। पूरे तमिलनाडु में करीब 14,753 केसेस सामने आए हैं। 98 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु सरकार का दावा है कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह यह है कि यहां ज्यादा टेस्ट कराए गए हैं। नेशनल एवरेज से ज्यादा कोरोना टेस्ट तमिलनाडु में किए जा रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु खासकर चेन्नई में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ने की वजह पहले तो मरकज से आए लोग बने थे, अब वेजिटेबल मार्केट एक बड़ी वजह बन गई है। चेन्नई की कोयम्बेडू होलसेल वेजिटेबल मार्केट की वजह से करीब 4000 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, यानी चेन्नई में कोरोना के जितने पेशेंट हैं उनमें से 40%, 40% इस एक वेजिटेबल मार्केट की वजह से संक्रमित हुए, इन्फेक्टेड हुए। वजह क्या? वजह ये या लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, लापरवाही दिखाई। और जब कोई लापरवाही दिखाता है तो फिर कोरोना के केस बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर इन 4-5 शहरों से बहुत सारे मजदूर पहुंचे हैं। मुंबई से आए हैं, दिल्ली से गए हैं, इंदौर से गए हैं। बिहार का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो बिहार में 10 लाख से ज्यादा मजदूर वापस आ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में 17 लाख से ज्यादा मजदूर वापस लौटे हैं। लेकिन एक फर्क है, प्रवासी मजदूरों के कारण कोरोना के केसेस की संख्या बिहार में तेजी से बढ़ी है। बिहार में आधे से ज्यादा कोरोना के मरीज वो मजदूर हैं जो दूसरे शहरों से वापस आए हैं या फिर उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं। बिहार में मरीजों की संख्या 2105 है। इनमें से 1184 दूसरे राज्यों से लौटे मजदूर हैं। करीब 55% मरीज वो हैं जो दूसरे राज्यों से लौटे मजदूर हैं। यानी इतने मजदूर कोरोना वायरस लेकर बिहार पहुंचे। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे पता है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने हर जिले में, हर ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं। बिहार में 10,500 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें मजदूरों के रहने का, खाने पीने का इंतजाम है। 7.5 लाख से ज्यादा मजदूर इन क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे हैं। क्योंकि बिहार में प्रवासी मजदूरों में कोरोना के इन्फेक्शन ग्राफ तेजी से बढ़ा, इसलिए नीतीश कुमार परेशान हैं। आज उन्होंने मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स का हाल देखने का फैसला किया और इन सेंटर्स में रहने वाले मजदूरों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीतीश कुमार ने सारे क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। वहां रहने वाले मजदूरों से वहां मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में, खाने के बारे में पूछा, उनका हालचाल जाना। ये राइस है इनका आगे। ये सर जो दाल है सर, ये दाल तड़का इनका है सर। और क्या दिखाया सर? दाल दोपहर में सर दाल चावल और सब्जी दी जाती है सर। और इधर सर सलाद इनके लिए अलग से प्रिपेयर की गई है सर। ये सब बना रही नहीं, महिलाएं बना रही। अब नीतीश कुमार तो खुश हैं क्योंकि मजदूर कह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में सब ठीक ठाक है, बढ़िया खाना है, तड़का दाल है, आलू की सब्जी है, चावल है, रोटी है, मजदूरों को सब दिया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार असलियत से कहीं दूर है। जिस समय अफसर नीतीश कुमार को एक बेहतरीन पिक्चर दिखा रहे थे, उसी वक्त कटिहार के क्वारंटीन सेंटर में मजदूर हंगामा कर रहे थे, खराब सड़े हुए खाने की शिकायत कर रहे थे। मजदूरों का कहना था खाने के नाम पर मजाक किया जा रहा है। उन्हें प्लेट में नमक मिला हुआ सूखा चूड़ा और हरी मिर्च दे दी गई। जब इन मजदूरों ने इसकी शिकायत की तो वहां तैनात कर्मचारियों ने कहा, जो करना हो कर लो, ये खाना है, खाना है तो खाओ वरना भूखे रहो। भूजा दे रहा, खाली सिर्फ भूजा दे रहा और कुछ दे ही नहीं रहा। इसमें नमक है, न तेल है, न कुछ है। देखिए कैसे खाएगा आदमी? आदमी है या जानवर है? जानवर है ये सब क्या आदमी है? देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसमें और कुछ भी मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिलता, जो भी सामने में है सर। रात में भी सब्जी नहीं मिलते खाने के लिए, चूसा भात खाना पड़ता है नमक देके। सब्जी चावल वाल कैसे बनता है? सही नहीं बनता तो इसमें कितना मिर्चा दिया देखो, टेस्ट नहीं रहता। कुछ टेस्ट नहीं है, नहीं नमक का, नहीं मिर्ची का। सादा खाना होता तो ऐसे ही देता है, ऐसे दे रहा है सर। नमक नहीं तो पल्ला है, मिर्चाई नहीं, मसाला नहीं, उबाल करके पानी के बराबर डाल दे रहे हैं। और कुछ नहीं, सब्जी खाना पीना इधर नहीं। सुबह मूढ़ी देता है, ना घूम देता है, ना कुछ देता है। कुछ भी ऐसा सूखा खाना से क्या होगा? और भी तो भूखा सब मर जाएगा। सब्जी उब्जी तो देना चाहिए, कम से कम घूमने देना चाहिए। सुबह सुबह सूखा मूढ़ी खा के क्या करेगा? मर नहीं जाएगा। खाना है और नहीं खाना, जाओ बैठो। चला क्यों नहीं दे? बोला ना कि नहीं देंगे, जो मिलता है वही मिलेगा। एकदम एक शब्द नहीं हमसे मुंह लगाएगा। क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएंगे? मना किया ना। क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? हक के लिए लड़ रहे हैं। किसी का फ्री में आपको नहीं खिला रहा। खाए सर फ्री में आप नहीं खिला रहे। फ्री में नहीं खिला रहा तो 175 रुपया मिल रहा है। अरे कौन दे रहा है? 175 है? कौन तुम दे रहा है? सरकार देती है। नहीं देती हमको। क्यों नहीं देती? आप फ्री में सबके ऊपर एहसान कर रहे हैं क्या? चल भाग गया। क्यों नहीं दे रहे हैं? मजदूरों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा और मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट है कि आलू की सब्जी है, तड़का दाल है, चावल है, सैलेड भी है। 200 किलो खाना बनाया जा रहा है,
लेकिन असलियत कुछ और है। मजदूर जानते हैं कि सरकार ने खाना देने वालों को पैसा दिया है, वो मुफ्त में खाना नहीं दे रहे, और जब उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता तो उनको गुस्सा तो आता ही है, और ये अन्याय है, जुल्म है। एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं, सीतामढ़ी का। ये भी बिहार में है, ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहिए। खाने को लेकर क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हुआ, या रहने वाले लोगों ने सेंटर में खराब खाना देने का आरोप लगाया। लोगों ने क्वारंटीन सेंटर के बाद तोड़फोड़ की, इतने गुस्सा हुए कि सड़क जाम कर दी। आरोप लगाया कि बार बार शिकायत करने के बाद भी अफसर उनकी बात नहीं सुनते, खाने की क्वालिटी बहुत खराब है। खाने पीने की बात तो बाद में है, पहले बात है साफ सफाई की। यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल 0 लेवल का है, न कभी सैनिटाइज होता है, न कभी साफ सफाई, न लेटरिन बाथरूम का भी साफ होता है। जहाँ तहाँ देखिएगा कचरा बना हुआ है, पूरा प्लेग्राउंड में देखिएगा पानी का जमाव हो गया है, जिसके कारण मच्छर उच्छर आता है। यहाँ तक कि बहुत ऐसे आदमी हैं जिनको अभी तक मच्छरदानी की भी व्यवस्था नहीं की गई है। खाना में आदमी वो देखिए 14 घंटा 15 घंटा भूखे रहने के बाद 2-3 देखिए जैसे आटा और उसमें चटनी भी नहीं दिया जाता, उसके लिए वो खाते के समय हम लोग का 1-2 घंटे के बाद है ना फेस पे लाइन चला जाता है और पेट खराब होने का पूरा संभावना है। अगर सरकार हमको तबियत पानी भी वो टंकर के पिलाता है, बिस्लरी के एक दिन ला देता है, फिर दूसरा दिन क्या बोलता है कि पानी नहीं दिया जाता। अगर कोई ये समझता है कि मजदूर तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं की कोई जानकारी नहीं है, जो दे देंगे खा लेंगे, डरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़माना बदल गया है। हर मजदूर के पास मोबाइल है, हर मजदूर के पास जानकारी है, हर मजदूर टीवी चैनल देखता है, न्यूज़ देखता है, समझता है। आपने देखा एक मजदूर ने क्वारंटीन सेंटर कर्मचारी से क्या कहा, सरकार खाने के लिए 175 रुपए दे रही है, फिर खाना ठीक क्यों नहीं दे रहे? मजदूरों को मालूम है सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं, कितना फंड दिया है, लेकिन गड़बड़ी तो सिस्टम में है। सिस्टम में खून लगा है, करप्शन है, और ये करप्शन कोरोना के लिए बड़ा टॉनिक है। इसी वजह से मजदूरों का सिस्टम से भरोसा उठता है। मजदूर चुपचाप घरों की तरफ भागते हैं, क्वारंटीन सेंटर से बचना चाहते हैं, और कोरोना के उनके साथ साथ गांवों तक पहुंच सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असलियत समझने की जरूरत है। जो तस्वीरों ने दिखाई जा रही है उसके अलावा भीतर जाकर सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। सिस्टम में लूप होल्स हैं, उनको बंद करने की जरूरत है। और यह बात अगर कोई सीखना चाहता है तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख सकता है। उत्तर प्रदेश में बेईमान अफसरों, राशन के दुकानदारों और मजदूरों का हक मारने वालों के खिलाफ 600 के करीब एफआईआर दर्ज की गई है। एक डर पैदा किया गया है। जो दुकानदार मजदूरों के लिए राशन उन्हें नहीं दे रहे, मुफ्त में दिए जाने वाले राशन का पैसा ले रहे थे या फिर कम राशन दे रहे थे, उनको पकड़ लिया गया। दुकानों को लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। इतना ही नहीं, क्वारंटीन सेंटर्स में खाने का मेन्यू क्या होगा, कब क्या दिया जाएगा, ये सरकार ने तय कर दिया है, और बीच बीच में अफसरों को वहां भेजकर जांच कराई जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि योगी आदित्यनाथ दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूरों के लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं, उनमें एक विश्वास पैदा कर रहे हैं। मजदूर से कहा गया कि वो क्वारंटीन पीरियड पूरा करके निकलेंगे तो उन्हें खाली नहीं बैठना पड़ेगा। सरकार उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें काम देगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 5,735 है। इनमें से करीब 1250 प्रवासी मजदूर हैं। बिहार के मुकाबले संख्या इसलिए कम है क्योंकि सरकार ने वापस लौटे मजदूरों के लिए इंतजाम ऐसे किए जो उनकी इच्छा के मुताबिक थे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और दूसरे राज्यों से जो मजदूर आए, उनका क्वारंटीन पीरियड अब खत्म हो गया है। उन्हें मनरेगा का जॉब कार्ड बनाकर काम दिया गया है। खास बात यह है कि गांव-गांव घूमकर इस बात की मुनादी की जा रही है कि घर लौटे मजदूरों से कहा जा रहा है कि खाली मत बैठिए, मनरेगा के तहत काम करिए। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा राशि दी है। इसके साथ ही मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए रोजाना कर दी गई है।
तो जो मजदूर वापस आए हैं उनमें कई ऐसे हैं जो स्किल्ड लेबर हैं, यानी जो कारपेंटर हैं, बार्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, टेलर हैं, मैकेनिक हैं, प्लम्बर का काम जानते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में ऐसे स्किल्ड लेबर का डेटा तैयार किया जा रहा है जिससे उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से, उनकी कुशलता के हिसाब से काम दिया जा सके। सुनो सभी ग्राम पंचायत बंसरा के वासियों को सूचित किया जाता है कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं और मनरेगा में कार्य करना चाहते हैं वह सभी अपना रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत कार्यालय पे करा लें। ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत उनको काम दिया जाएगा और यदि वो किसी प्रकार की और जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की योग्यता रखते हैं वह भी अपना नाम नोट करावें, उनको भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वाकई में कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब देश के सबसे कमजोर लोग, गरीब लोग, मेहनतकश लोग हिम्मत ना हारें। और इसलिए जरूरी है कि उनका सिस्टम में विश्वास बने, लोगों को सरकार पर भरोसा हो, जो बिहार में नहीं है और यूपी में है। ये हमारे रिपोर्टर्स ने अलग अलग जगह से देखकर बताया। योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जीतने का काम बखूबी किया है। सबसे पहले मजदूरों को वापस लाने के लिए रेल चलाने की मांग की और सबसे ज्यादा रेल चलाई। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए सबसे पहले बसों का इंतजाम किया। सबसे पहले क्वारंटीन सेंटर्स बनाकर मजदूरों को उनमें रुकने के लिए प्रेरित किया और इसके साथ ही गरीबों को मुफ्त राशन और अब उन्हें काम देने और रोजगार देने की प्लान शुरू कर दिया। अगर इस तरह से राज्य सरकारें काम करेंगी तो कोई शक नहीं कि हम कोरोना से जीतेंगे। लेकिन सवाल ये, आखिर कब तक कोरोना से लड़ना पड़ेगा? कब तक इस तरह से डर डर कर जिएंगे? अब सब लोग जानना चाहते हैं कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी, कोरोना की दवा अब तक क्यों नहीं बन पाई। इन सवालों का जवाब भी मेरे पास में है, मैं आपको बताऊंगा। ये इंतजार कब खत्म होगा, लेकिन पहले एक ब्रेक। और एक बड़ा सवाल सबके मन में यह है कि कोरोना के वायरस का इलाज कब मिलेगा, कब दवाई मिलेगी। सब जानना चाहते हैं कि कोरोना का जो वैक्सीन है वो कब तक आ जाएगा। कोरोना वैक्सीन लेकर दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं। हमने कई मुल्कों से जहां जहां इसकी रिसर्च हो रही है जानकारी हासिल की और ये समझने की कोशिश की कि ये वैक्सीन कब तक आ सकती है। और जो जानकारी मिली है अब तक वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये बड़ी डायनेमिक है, रोज परिस्थितियां बदलती हैं। आज तो अंदाजा ये है कि कम से कम सितंबर तक तो इंतजार करना ही होगा। सिर्फ एक कंपनी है जिसका यह दावा है कि उसने वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है और इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। अगर इस कंपनी की बात सही हुई, ह्यूमन ट्रायल ठीक हुआ, तो सितंबर में ये वैक्सीन आ सकती है। इस कंपनी का कहना है कि पहले फेज में सिर्फ 8 इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया, जो काफी हद तक सफल रहा। यह दावा किया है मॉडर्ना नाम की अमेरिकी कंपनी ने। दावा है कि शुरुआती ट्रायल सफल रहा है। साइंटिस्ट ने वैक्सीन को जिन लोगों के शरीर में डाला उनमें कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो गए। अब कंपनी ने तय किया कि अगले फेज में वो 600 और इंसानों पर इसका ट्रायल करेगी, जिसमें से आधे 18 से 35 साल के बीच होंगे और बाकी आधे 55 साल से ज्यादा उम्र के होंगे। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो फिर 2500 लोगों पर ट्रायल होगा, 2500 लोगों पर, जिनमें से कुछ कम उम्र के बच्चे भी होंगे और इसके बाद ही इसे अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। तो रास्ता लंबा है। अगर ये सारे टेस्ट सफल हुए तब इसे मार्केट में उतारा जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह सब होने में कम से कम 3.5 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ सक्सेसफुल होता रहा, तो कोरोना का वैक्सीन सितंबर तक मिल सकता है। अब आप सोचेंगे अगर सितंबर तक ट्रायल पूरा होगा तो वैक्सीन की करोड़ों डोज बनाने में भी 2 वक्त लगेगा। मैं आपको बता दूं, कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है, इसने अभी से इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। सितंबर तक इस वैक्सीन की कम से कम 11 करोड़ डोज बना ली जाएंगी। पता तो यह भी चला कि इस कंपनी ने एक इंडियन कंपनी को इस वैक्सीन का डोज बनाने का काम दिया है।
इस कंपनी के दावे पर इसलिए यकीन किया जा रहा है क्योंकि बताया गया कि इस कंपनी ने 9 महीने में इबोला वायरस का वैक्सीन बनाया था। हालांकि कंपनी का कहना है कि जब सारे टेस्ट पूरे हो जाएंगे, हर तरह के सिक्योरिटी टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही इस दवा को बाजार में लाया जाएगा। अगर टेस्ट फेल हुए तो जो डोज तैयार की है उसे नष्ट कर दिया जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस कंपनी के बारे में मैंने इतनी डिटेल में आपको इसलिए बताया क्योंकि कंपनी के सीईओ की बात मैंने खुद सुनी है। जिन 8 लोगों ने खुद को वैक्सीन के ट्रायल के लिए वेंटिलेटर पर रखा था, आपने आपको वॉलंटियर किया था, माफ कीजिए, उनमें से एक 29 साल के नौजवान की बात भी मैंने सुनी है। इन्होंने भी अपने आप को इस टेस्ट के लिए वॉलंटियर किया था। हालांकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। 8 इंसानों पर वैक्सीन के नतीजे आए हैं, वो आगे सफल होंगे या नहीं होंगे कोई नहीं कह सकता। पिछले हफ्ते दावा किया गया था कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस की दवा का बंदरों पर टेस्ट सक्सेसफुल किया है, लेकिन 2 दिन बाद यह दावा गलत निकला। कुछ दिन पहले चाइनीज साइंटिस्ट ने भी दावा किया था कि उन्होंने कोरोना के वैक्सीन का चूहों पर सफल प्रयोग किया है। इटली की कंपनी ने दावा किया था। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद वीडियो पर कहा था कि इजराइल की डिफेंस लैब ने कोरोना का एंटीडोट तैयार कर लिया है। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा इन दावों का दम निकल गया क्योंकि ये फाइनल टेस्ट में अप्रूव नहीं हो पाए। इसलिए कोरोना का एंटीडोट कब बनेगा, वैक्सीन कब तक आएगी, इसके बारे में डेफिनेटली कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि कुछ दावे ऐसे होते हैं जिनकी जांच हम तो नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मॉडर्ना कंपनी है, इसके दावे की चर्चा पूरी दुनिया में है। कंपनी सितंबर तक वैक्सीन बाजार में उतारने की बात कह रही है। इसलिए मैंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो ये अगर और सब कुछ ठीक ठाक रहा बड़ी बात है, तभी सितंबर में पूरी दुनिया को इस मुसीबत से निजात पाने वाली दवा मिल सकती है। लेकिन ये सब दावे हैं, जब तक ये खरे न उतरे तब तक इसके बारे में डेफिनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता। आज एक और बड़ी खबर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के एरियल सर्वे के लिए गए। तूफान से हुई तबाही को निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने इन राज्यों को मदद देने का ऐलान किया। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में तूफान से तबाह इलाकों का एरियल सर्वे किया। मोदी ने कहा कि बंगाल और उड़ीसा के लोगों पर दोहरी मार पड़ी है, एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी तरफ तूफान से तबाही। मोदी ने ममता बनर्जी से कहा कि फिलहाल इस मुसीबत की घड़ी में जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ की मदद करेगी और इसके बाद केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी अफसरों की टीम भेजेगी जो राज्य सरकार के अफसरों के साथ बैठकर नुकसान का जायजा लेंगे। ममता बनर्जी ने मांग की है कि प्रधानमंत्री बंगाल में आकर तूफान से हुई तबाही को देखें, पश्चिम बंगाल के सांसदों की मदद करें, पश्चिम बंगाल के लोगों की मदद करें। कल ममता बनर्जी ने मोदी को बुलाया, आज वो पश्चिम बंगाल पहुंचे। लॉकडाउन लागू होने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार दिल्ली से बाहर निकले। अम्फान तूफान को लेकर सुपर साइक्लोन की वजह से बंगाल में 80 लोगों की मौत हुई, जबकि 10,000 से ज्यादा घर टूट गए। पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ की फौरी मदद का ऐलान किया। बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से
2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। ये तस्वीरें देखते हैं तो अंदाजा लगता है कि कितना भारी नुकसान पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हुआ है। कैसे जगह की जगह, गांव के गांव बर्बाद हो गए। और आज नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा कोरोना के साथ साथ तूफान का खतरा झेल रहे हैं और कोरोना से लड़ने का और तूफान से लड़ने का तरीका बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। कोरोना से लड़ने के लिए हम लोगों से कहते हैं घर में रहो और तूफान से लड़ने के लिए हम लोगों से कह रहे हैं घर से बाहर निकलो। इसलिए हम सबको समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सामने जो चैलेंज है, जो त्रासदी है, वो कितनी बड़ी है। और देश, पूरा देश कोरोना के त्रासदी से तो जूझ ही रहा है। अब बहुत सारे उन लोगों को लगता है कि अब पाबंदियां हट गई हैं, लॉकडाउन की परवाह न करें, कुछ नहीं होगा। इन लोगों को यह रिपोर्ट देखनी चाहिए जो अब आपको दिखाने वाले हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इसमें बताया गया कि लॉकडाउन के क्या फायदा हुआ और अगर लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं किया तो कितना नुकसान हो सकता है। पंकज भार्गव के पास इसकी डिटेल्स हैं।